संभल हिंसा से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। 450 पन्नों की ये रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में संभल में अब तक हुए दंगों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 15% हिंदू अब संभल में बचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो रिपोर्ट संभल की हिंसा से जुड़ी हुई सौंपी गई है उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ 15% हिंदू अब संभल में बचे हैं। आज़ादी के वक्त ये आबादी 45% थी, यानी कि 45% हिंदू और 55% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने यहाँ की डेमोग्राफी बदल दी है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। संभल हिंसा से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15% हिंदू आबादी ही अब संभल में बची है। यहाँ लगातार हुए दंगों की वजह से हिंदू आबादी घटती चली गई और 45% से घटकर 15% आबादी ही रह गई है। 1947 में दंगे में हिंदू सबसे ज़्यादा मारे गए। पुलिस की मौजूदगी के चलते जो हिंदू बचे हैं वो बचे हुए हैं। संभल में अलकायदा जैसे संगठन भी हैं। ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि यहाँ पर अलकायदा जैसे संगठन, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को पनाह दी जा रही है और आतंकियों का गढ़ भी संभल बनता जा रहा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो संभल में हुई हिंसा से जुड़ी हुई है। संभल की हिंसा की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है। 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15% ही हिंदू संभल में बचे हैं। आज़ादी के वक्त ये आबादी 45% थी, लेकिन बार बार हुए दंगों की वजह से धीरे धीरे यहाँ से हिंदू आबादी पलायन करती चली गई और अब 15% हिंदू ही बचे हैं। बढ़ती हुई अल्पसंख्यक आबादी, मुस्लिम आबादी की वजह से यहाँ पर आतंकियों के गढ़ को भी पनाह मिली है और यहाँ पर अलकायदा जैसे और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों ने ठिकाने भी बनाए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15% हिंदू ही अब बचे हुए हैं सिर्फ संभल में, जबकि आज़ादी के वक्त इनकी आबादी 45% थी। रिपोर्ट में कहा गया है संभल आतंकियों का अड्डा बन गया है। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, रिपोर्ट में क्या वजह गिनाई गई हैं? दंगा एक वजह है, लेकिन दंगे के बाद अगर वहाँ पर आज भी अगर 75%, 85% मुस्लिम आबादी है तो मुस्लिम आबादी वहाँ बची रही और हिंदू आबादी क्यों छोड़ के भाग गई? देखिए, 3 वजह बताई गई है। पहला है कि या तो उनको मारा गया, मारने की वजह से कुछ लोग खुद ब खुद वहाँ से पलायन कर गए। कुछ ऐसे लोग थे जिनको जबरन पलायन कराया गया, चाहे संपत्ति की वजह से, चाहे जिस भी वजह से। और तीसरी वजह ये है कि कई सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कराया गया, उनको कन्वर्ट करा के पठान बना दिया गया। तो संभल के इतिहास की बात करें तो पठानों और तुर्कों में लंबे समय से विवाद चलता आया है। दोनों ही मुस्लिम हैं, लेकिन दोनों ही आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और इसी वजह से जितने दंगे हुए उसमें ज़्यादातर तुर्कों और पठानों में विवाद हुआ और इसमें हिंदुओं को भी टारगेट किया गया। तो हिंदू 1947 से लेकर अब तक 15 दंगे हुए। इनमें सबसे बड़ा दंगा 1978 का था, जिसमें 184 लोग मारे गए थे और बताया गया है कि 180 हिंदू थे। और 1978 के बाद खास तौर पे जो हिंदू आबादी थी उनमें बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन कर गए क्योंकि रहना मुश्किल था। और इसीलिए जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं उसमें बताया गया है कि आज़ादी के वक्त अगर हिंदू मुस्लिम रेशियो की बात करें तो 55% मुसलमान और 45% हिंदू थे, लेकिन वक्त के साथ जबरन या तो कुछ लोग को कन्वर्ट कराया गया या निकाला गया या कुछ लोग खुद भाग गए। और इन 3 कारणों से जो अभी डेमोग्राफिकल चेंजेस है उसमें वर्तमान में संभल नगर पालिका की जो आबादी है उस पर 85% मुसलमान और 15% हिंदू हैं। अब अगर बात करें हिंसा की तो 24 नवंबर की जो हिंसा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो संगठित तरीके से, बहुत प्लान तरीके से की गई थी। इसमें स्थानीय नेताओं का नाम है, जिसमें स्थानीय सांसद जो हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके भाषण को लेकर के बताया गया है कि जिस तरह से उन्होंने बताया क्या कि तुर्क देश के मालिक हैं और उकसाने भड़काने वाली जो भाषा थी उनका जिक्र किया है। इंतज़ामिया कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको जानकारी थी कि 24 नवंबर को सुबह ज़िला प्रशासन की टीम जांच कराने के लिए विशेषज्ञों को लेकर के आएगी और उनकी वजह से जो बात थी वो लीक हुई और लीक होने की वजह से बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई और उस भीड़ में फायरिंग हुई, 4 लोगों की मौत। ये रिपोर्ट हो चुका है। अब अगर इतिहास की बात करें तो वहाँ कहा गया है कि रणवीर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस खबर पर प्रतिक्रिया के लिए जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है
कि जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि 15% हिंदू आबादी रह गई है, और जो लगातार दंगे हो रहे हैं उसके पीछे हिंदू आबादी घटना एक बड़ी वजह बताई गई है। आपका टेक क्या है? देखिए, ये सच्चाई है। 450 पेज में जो ये सच्चाई आई है, ये आईना है, और ये सच्चाई केवल संभल की नहीं है। ये सच्चाई आज पूरे संपूर्ण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और विशेष करके देश के अलग अलग राज्यों में जो जिस डेमोग्राफिक चेंज की चिंता प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से रखी है, ये वास्तविकता में उसी चिंता को एड्रेस करता हुआ एक डॉक्यूमेंट है। ये सच है कि इस देश में षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कुछ स्थानों पर डेमोग्राफिक चेंज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संभल का एक उदाहरण आप सामने है। ये 450 पेज की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे देश की आजादी के साथ में ही हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनकी संपत्तियों पर काबिज हुआ गया, और कैसे हिंदुओं का मतांतरण करके, धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बनने पर मजबूर किया गया। आपका सिक्का खोटा है, आपका सिक्का खोटा है। नहीं, सिक्का खोटा होने का मसला नहीं है। देखिए, किसी भी आबादी के लिए सुरक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एहसास है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि देश में आजादी के बाद से जो राजनीतिक दल, विशेष करके कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली तो मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए। पंडित नेहरू के समय से लेकर के लंबे समय तक चली आ रही कांग्रेस की सरकारों ने, और बाद में जो क्षेत्रीय दल पनपे, वो सपा बसपा जैसे दल, इन दलों ने भी मजहबी तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की उपेक्षा करने का काम किया, और उसके कारण से हिंदू पलायन के लिए, सुरक्षा के लिए मजबूर हुए, पलायन के लिए मजबूर हुए। ये बात चाहे वो जम्मू कश्मीर की आप देखिए, जहां कश्मीरी पंडितों को मजबूर होना पड़ा पलायन के लिए, ठीक उसी तरह के हालात संभल और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में है, जहां पर डेमोग्राफी चेंज जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक हुई है, और ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा है। और ये बात केवल भाजपा की सरकार नहीं कह रही है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी गई थी, और उस रिपोर्ट में यह माना गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पाक सिंपथाइजर हैं, जहां आईएसआई के लिए एक अनुकूल वातावरण देने वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं। यह निश्चित तौर पर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है कि अगर भारत के भीतर आईएसआई के लिए अगर सिंपैथी रखने वाले लोग हो जाएं, हुजी के लिए सिंपैथी रखने वाले हो जाएं, अलकायदा के लिए सिंपैथी रखने वाले हो जाएं, तो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा है। लेकिन इस खतरे से निजात देने का काम आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। हम बहुत तत्परता के साथ ऐसे मजहबी कट्टरपन को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। हम इस तरह के मजहबी कट्टरपन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधि का शासन स्थापित होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति कितनी भी संख्या में ज्यादा हो, उसकी आबादी कितनी भी ज्यादा हो, अगर गलत किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी जी, सरकारें क्या कर लेंगी जो अपना व्यक्ति अपने समाज का हित नहीं कर पा रहा है, अपने समाज के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा, सरकारें क्या कर लेंगी? सरकारें तो आज भी बहुत सी जगह आपकी हैं, लेकिन लोग पलायन कर रहे हैं। अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ती है। सम्राट को ना दोष गुनाई। नहीं, देखिए विकास जी, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन सामान्य जनजीवन में रहने वाला व्यक्ति जो अपना धंधा पानी करता है, अपना काम धंधा करता है, वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता है। युद्ध लड़ने का काम देश की सेना करती है बॉर्डर पर, और इंटरनल सिक्योरिटी को संभालने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, पुलिस होती है। कायरों का तर्क होता है, सामान्य का नहीं होता है। जी, आपने कुछ कहा? जी, मैं कह रहा हूं ये तो कायरों का तर्क होता है। अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती ना सभी को। नहीं, लोकतंत्र में हम मानते हैं, लोकतंत्र में युद्ध करना नागरिक का कर्तव्य नहीं है। लोकतंत्र में आप अपना जीविकोपार्जन करें, देश के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ये इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। सरकार का दायित्व है वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए, मुलायम सिंह यादव जैसे मुख्यमंत्री हुए, मायावती जैसे मुख्यमंत्री हुई, जिन्होंने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं के हितों को ताक पर रखने का काम किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो मजहब के आधार पर किसी को बचाने का या संवारने का काम नहीं कर रही है, बल्कि आज रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करने का काम कर रहे हैं। और सरकार ये उत्तरदायित्व निभाती तो किसी भी नागरिक को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप याद करिए कि कैसे आज हुकुम सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन कैराना के पलायन की कैसी एक रिपोर्ट उन्होंने उस समय रखी थी। कैराना के हालात से देश को अवगत कराया था कि कैसे इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना में भी आबादी का ऐसे ही पलायन हुआ है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले की कहानी देखेंगे तो आपको हर जिले में बड़ी संख्या में पलायन की रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी। ये संभल कोई एक संभल नहीं है, इस देश में बहुत सारे कश्मीर है, बहुत सारे संभल है। राकेश त्रिपाठी जी, आपको बीच में रोक रहे हैं, एक बार खबर फिर से दर्शकों के सामने रख देते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो संभल हिंसा से जुड़ी हुई है। एक जांच कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हिंदुओं की आबादी है संभल में वो सिर्फ 15% रह गई है। आज़ादी के वक्त 1947 में ये आबादी 45% थी और मुस्लिम आबादी 55% थी। लगातार हुए अलग अलग समय पर 15 दंगों में हिंदू आबादी वहाँ से या तो पलायन करती चली गई या उनको कन्वर्ट कर दिया गया और अब ये 15% रह गई है।
इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो संभल है वो आतंकियों का गढ़ बनने लगा है। यहाँ पर अलकायदा और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों के ठिकाने हैं। संभल के 68 तीर्थों पर कब्जा कर लिया है अल्पसंख्यकों ने। मस्जिद में हर हर मंदिर के सबूत मिले हैं, ये भी इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर अब ये भी है कि जिस मस्जिद में विवाद हुआ था, जिस मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था और ये कहा गया था कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है, वो रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। और इसी को लेकर वहाँ पर दंगा भी हुआ था जब सर्वे टीम वहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद पहुँची थी। और इसी हिंसा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली जा रही है। राकेश त्रिपाठी जी, जो हरिहर मंदिर है उसके भी सबूत मिल गए हैं और 68 तीर्थ हैं उन पर भी कब्जा हो गया है। तो आप अपने तीर्थ नहीं बचा पा रहे हैं, अपने मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि सुरक्षा नहीं थी। देखिए विकास जी, ये कह करके मुझे लगता है कि सरकारों की उन भूमिकाओं से पल्ला नहीं झाड़ जा सकता है जिन सरकारों ने ये परिस्थितियां उत्पन्न की, जिन सरकारों के कारण हिंदुओं के मंदिरों को स्वतंत्र भारत में भी उनको उसका अधिकार नहीं मिल पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को लेकर के अपना कमिटमेंट सामने रखा है कि हम लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत न्यायपालिका के साथ जाकर के हम विधिपूर्वक तरीके से जो अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। अगर हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हो रही है तो क्यों उसको पत्थरों के आधार पर, डंडों के आधार पर भीड़ को हिंसा में भड़का करके ये प्रयास किया जा रहा था। ये जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का सांसद है, ये लोगों को भड़काने का प्रयास करता है। क्या इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी की आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? समाजवादी पार्टी की मनोज काका हमारे साथ जुड़ गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका, आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आपके समर्थकों के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, मारा गया, उनको पलायन करना पड़ा, घर बार बेचकर अपने तीर्थ स्थल छोड़कर भागना पड़ा और बचे खुचे थे वो कन्वर्ट हो गए, 15% रह गए। सारा ठीकरा आपके सर फूट रहा है। विकास जी, सभी बातों को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा, सुना भी, और चूंकि थोड़ा सा बात से जुड़ा तो इसके लिए खेद भी प्रकट कर रहा हूं आपके संस्थान से और सभी दर्शकों से। एक वो जो बात है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पोंगा साथी हैं, कम से कम TFR रेट के बारे में जानते होंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुओं का इस देश में क्या है, बढ़ा है कि घटा है? हिंदुओं की संख्या जो 1952 में थी, जो 1947 में थी, उसके बाद बढ़ी है कि घटी है? ये हमारे आपके सामने पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बात कर रहे हैं कि वो संवैधानिक मूल्यों के संवाहक हैं, सच मायने में वो आज से नहीं, 1925 से ही वो संवैधानिक मूल्यों के नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसका मातृ और उसका आदर्श संगठन RSS किसी संवैधानिक मूल्यों का नहीं बल्कि इस देश में सांप्रदायिक मूल्यों का संवाहक है। ये वही लोग हैं जिनको कभी देश के तिरंगे से नफरत थी। ये वही लोग हैं जिनको देश के संविधान से नफरत थी, जिनके आदर्श पुरुष यहां तक कह गए कि हमारा संविधान तो पश्चिमी संविधानों का नकल भर है। ये वह लोग हैं और उन्हीं के ये चारण चंपना और दरबारी लोग हैं। सवाल यह है कि इसी तर्क है। ठीक है मनोज काका, मैं आपका तर्क समझ गया। पूरी बात हो जाने दीजिए, जो मेरी बात पूरी हो जाने रेट है उसका अंतर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट विष्णु जैन जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु जैन जी, जो पिटीशन फाइल की गई थी कि ये मस्जिद नहीं ये हरिहर मंदिर है, अब उसके सबूत भी मिले, इस रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए, जो सच है वो तो सच उभर के सामने आता है और उसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है, झुठला नहीं सकता है। आप उसको डिले जरूर कर सकते हैं पर तो सच ही रहता है। और सच उस जगह का ये है कि वो इतिहास में पूर्व में एक हरिहर मंदिर था जिसको बाबर के समय तोड़ा गया, जिसमें गलत ढंग से उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने का काम किया गया। सच ये भी है कि वो एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसमें आज ASI अपना कब्जा खो चुका है। ASI स्वयं वहां पे अंदर नहीं जा पा रहा है। सच ये है कि वहां पे सर्वे में बहुत सारी चीजें मिली हैं और वो सारी रिपोर्ट इस समय कोर्ट के सामने सील्ड कवर में बंद है। सच ये भी है कि किस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज किया गया एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, और किस तरह से वहां पे हिंदुओं का पलायन हुआ, किस तरह से वहां पे कत्लेआम हुआ, किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से एथनिक क्लेंजिंग हुई। ये सारी बातें सबके सामने है। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ वहां पे डेमोग्राफिक चेंज की, ये चिंता स्वयं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी ये बात अपनी रिपोर्ट्स में अपने सारे वक्तव्य में कही थी। तो इस समय संभल में
जिस तरह से प्रयोगशाला बनी है और जिस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज किया गया है, जो भी व्यक्ति सेक्युलरिज्म को मानता है वो संभल में जाके ग्राउंड लेवल पे देखे कि क्या वहां पे हिंदू समाज के लोग अपने संवैधानिक आधार, अपने संवैधानिक अधिकारों का अनुपालन कर पा रहे हैं, क्या वहां पे आज संवैधानिक मूल्यों का वहां पे हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संभल उसका जीता जागता उदाहरण है। जी, तो ऐसे में आप अगर हरिहर मंदिर को हासिल भी कर लेंगे तो करेंगे क्या वहां पर? 15% तो हिंदू आबादी रह गई है। जब मस्जिद है तब पुलिस नहीं घुस पा रही, मंदिर बनने के बाद तो कौन जा पाएगा? आपके सवाल में ही बहुत बड़ा प्रश्न छुपा हुआ है। जो आप बात कह रहे हैं, तो क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में आपका कहने का मतलब है हिंदू नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, लेकिन जा नहीं पा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? अगर इस देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, मशीनरी है। बताइए राकेश त्रिपाठी जी, आपकी सरकार है ना अब तो? नहीं, हम पूरी तरह से सहमत हैं और हम इस बात की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम आश्वस्त कर रहे हैं कि वहां कोर्ट के आदेश से हरिहर मंदिर में अगर पूजा करने की अनुमति मिलती है तो हर हालत में पूरी जोशो खरोश के साथ राकेश त्रिपाठी, सवाल ये नहीं है कि पूजा करने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी तो सवाल ये है कि जब मस्जिद है तब आप नहीं घुस पा रहे हैं, पुलिस नहीं घुस पा रही है। मंदिर बन जाएगा तो कैसे पूजा होगी? नहीं, मंदिर बन जाएगा तो बिल्कुल पूजा होगी, ठीक वैसे ही जैसे आज अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन गया और वहां पूजा हो रही है। अयोध्या और संभल की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। यानी देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में मंदिर अगर घोषित हो जाएगा तो मंदिर को पूरी तरह से सुरक्षा भी मिलेगी और मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को भी पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटी है। ये कोई मजहबी तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है जहां जानबूझ करके लोगों को मजहब के आधार पर, ताकत के आधार पर, आपके पास सामुदायिक ताकत ज्यादा है तो आप उसके आधार पर चलाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि पहले ऐसा होता रहा, लेकिन इन चीजों को में बदलाव आज योगी आदित्यनाथ सरकार लेकर के आई है, भाजपा सरकार बदलाव लेकर के आई है और ये बदलाव ही जनता को पसंद आ रहा है। अब बताइए मनोज काका जी, आपके तो सांसद है ना वहां से, मस्जिद में पुलिस नहीं घुस पा रही थी और आप कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट चेंज हो गया है। विकास जी, कम से कम एक हमारे साथी ने जो विधिवेत्ता है विष्णु भाई, कम से कम उन्होंने अच्छी बात करी। एक उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करी कि रूल ऑफ लॉ है, अब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ की बात करा उन्होंने, ठीक बात था। उन्हीं से ये सवाल है, जैसे जो राकेश भाई कह रहे हैं, इनको अपने आदर्श पुरुष नरेंद्र मोदी जो देश के महान झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, वो तो ये कह रहे थे कि हमारा तो पूरा घर मुसलमानों के बीच में था, उनको तो मुसलमानों के घर से उनको सेवैयां आती थी। आज राकेश ये कह रहे हैं, उनके जो दरबारी हैं, कि मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है राकेश जी में और नरेंद्र मोदी। अरे मनोज काका, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होगा। इनसे बड़े ने स्वीकार करो, आने वाली पीढ़ियां कहां जाएंगी? गुलामी आपसे मैं सच नहीं मनोज काका, आप समाज के बारे में ये किस तरह की बात करें? मैंने इनके बीच में बोला, आप बीपी की दवा खा के आया करो साथी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक बात है। नहीं, निजी टिप्पणियां मनोज काका, निजी टिप्पणियां मत करो। कौन बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, किसको लूज मोशन है, ये बातें मत करो आप यहाँ पर, पर्सनल मत होइए। मेरा सवाल ये है मनोज काका, मेरा सवाल ये है, आप बोल रहे थे, आप बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, आप बात सुन लीजिए मनोज काका, आप बात सुन लीजिए। आप प्रधानमंत्री तक ले जा रहे हैं बात, ठीक है ना? यहाँ पर जो बात हो रही है मंत्री भी वो 450 पन्नों पर निकले, उससे तथ्यों पर हो रही है। आप बात कर रहे थे फर्टिलिटी रेट बदल गया है, इसलिए वहां पर आबादी का जो वितरण है वो बदल गया है। देश के और भी इलाकों में बदला है जो फर्टिलिटी रेट है, लेकिन वहां हिंदू आबादी बढ़ी है। लेकिन वहां तो किसी मस्जिद पे कब्जा नहीं हुआ, वहां तो किसी मस्जिद पे, अगर किसी मंदिर में पुलिस सर्वे करने गई हो और वहां पर हमले हो गए, पत्थर हो गए, पत्थर चल गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना? संभल नहीं क्यों हो रहा है? आपके तो सांसद है, आपके विधायक है वहां से। हमें बताइए कि किसके फर्टिलिटी रेट पे ग्रोथ हुई है और किसके फर्टिलिटी ग्रोथ रेट। आप जब बिना सिर पैर की बात करोगे, मैंने एक प्रधानमंत्री के बात का संदर्भ लिया, आप बिलबिला गए। प्रधानमंत्री नहीं कहे कि हमारा घर तो मुसलमानों के बीच में था, हम सुरक्षित थे, उनके घर से सेवैयां आती थी, और आप ये कह रहे हो कि आप असुरक्षित हो। आप क्यों इतना गिरा फैलाते हैं? आप सांप्रदायिकता क्यों फैलाते हैं? आप सांप्रदायिक प्रोत्साहित करते हैं, हम हिंदू को मुसलमानों को एक काम कर लेते हैं, आप दोनों को रोक रहा हूं। विष्णु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जैन का रुख कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कौन सांप्रदायिक हैं।
माफ कीजिएगा, विष्णु जैन कट गए हैं, हमसे उनसे कनेक्शन कट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। आप दोनों एक दूसरे पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, अब सवाल तो ये है भाई, 8 साल से तो आपकी सरकार है ना, 8 साल में क्या, पिछले 8 साल में हिंदुओं की वहां पर ग्रोथ रेट बढ़ी क्या, फर्टिलिटी रेट बढ़ गया क्या? नहीं, देखिए एक बात स्पष्ट तौर पर कह दूं, ये फर्टिलिटी रेट को लेकर के जो बातें मनोज काका कह रहे थे, इसके संदर्भ में भी वो नहीं जानते हैं। फर्टिलिटी रेट, ये बात सही है कि पहले की तुलना में जो आज परिवार नियोजन के केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, उसके कारण से फर्टिलिटी रेट सभी समाजों में कम हुई है। जो पहले एक घर में ज्यादा बच्चे पैदा करने का समुदाय में कि ये अल्लाह की नेमत है, इसमें परिवर्तन आया है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में आप ही के पार्टी, मनोज काका, ये बात पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिनके सबसे ये ज्यादा स्टडी बच्चे हैं। प्रूव्ड है कि जहां करने का पढ़ाई प्रयास कर रहे लिखाई हैं। होती पहली बात। है, जहां पर व्यक्ति संतुष्ट होता है अपनी जीवन के रोजमर्रा की जरूरतों से, वहां पर फर्टिलिटी रेट कम होता है।